नमस्कार। लॉ की बात अब्दुल हफीज गांधी के साथ लेकर मैं मौजूद हूं खुशबू अख्तर। 65 दिनों से ज़्यादा किसान आंदोलन खिंच चुका है, लेकिन 11 दौर के बाद के बावजूद सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या हल निकाला जा सकता है जिस पर ये बिल वापस भी हो जाए और सरकार के जो पैतरे हैं उसको भी समझा जा सके? अब्दुल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किसान आंदोलन करीब 2 महीने से चल रहा है, लेकिन सरकार 11 बार की बातचीत के बाद अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शन है सरकार के पास? क्योंकि किसान पूरी तरह से मना कर चुका है कि वो इस कानून को वापस करा के ही मानेगा। तो क्या ऑप्शन है सरकार के पास? सरकार के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि सरकार इस लॉ को रिपील कर दे, और रिपील करने के लिए दोबारा से पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, या पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी इन लॉज को रिपील किया जा सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि चूँकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो संवैधानिक वैधता है उसको चैलेंज किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस केस को मेरिट पे सुनना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मेरिट पर इसका फैसला दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है इस लॉ के अंदर कि क्या पार्लियामेंट को शक्ति है कि वो एग्रीकल्चर जो मसला है उस पर लॉ बना सके, या ये लॉ जो 3 लॉज हैं क्या किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों ही कारणों से अगर सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना चाहे तो वो इन तीनों लॉज को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। तो सरकार के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि वो रिपील करना चाहें तो एक नया कानून लाना पड़ेगा। दूसरा, वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी जा सकते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो। लेकिन अभी तो आजकल पार्लियामेंट सेशन में है तो सरकार के पास वो ऑप्शन, ऑर्डिनेंस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद भी यदि सरकार को लगता है कि इन लॉज को रिपील करने की जरूरत है तो वो आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट के माध्यम से ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और इन लॉज को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहती हूँ कि ये बिल पास होने के बाद कानून कैसे बनता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि जनता नहीं जानती है और उसके बारे में वो जानना चाहती है। देखिए, जो संसद के अंदर बिल लाए जाते हैं वो बिल कई तरह के होते हैं। मनी बिल हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल हो सकता है। तो जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं इसको जो पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं उससे मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता है, और जब ये बिल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं तो आर्टिकल 111 के तहत ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं अप्रूवल के लिए, जिसको कहा जाता है कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट या कंसेंट देते हैं। तो कंसेंट ली जाती है। उसके बाद किसी भी लॉ के तहत या तो लॉ बनाते वक्त उसमें ये डेट डाल दी जाती है कि ये लॉ इस डेट से लागू हो जाएंगे। अगर वो डेट नहीं डाली जाती है तो पार्लियामेंट अक्सर सरकार को ये पावर दे देता है कि लॉ किस तारीख से इम्प्लीमेंट होगा, ये सरकार को ताकत दे देता है। और उसमें वर्डिंग ये होती है कि दिस लॉ मे बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द डेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स बाय पब्लिशिंग द लॉ इन ऑफिशियल गजेट। यानी ऑफिशियल गजेट में वो पब्लिश करके किसी खास डेट को सरकार जिस डेट को चुनती है उस डेट को वो लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है। तीसरी चीज होती है कि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, क्योंकि जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट एक खाका दे देती है, एक फ्रेम वर्क दे देती है। उसके बाद कौन ऑफिसर्स उसमें अपॉइंट होंगे, किस तरह का फॉर्म लोगों को उसके तहत भरना होगा, किसको कितनी शक्तियां दी जाएंगी, क्या प्रोसीजर होगा, इन सारी चीज़ों को हम डे टू डे फंक्शनिंग कहते हैं। यानी कि लॉ को फंक्शनल बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जो ताकत है पार्लियामेंट कानून के माध्यम से ही सरकार को दे देता है। और इसमें एक इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री अपॉइंट होती है। जिस तरह का कानून होता है उस तरह की मिनिस्ट्री अपॉइंट हो जाती है, और मिनिस्ट्री को हक होता है कि वो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तो 3 चीजें किसी भी कानून को वजूद में या किसी भी कानून को फंक्शनल बनाने के लिए चाहिए होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पहली चीज ये है कि प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल दे दें। दूसरी चीज ये है कि कानून में जो डेट है उस डेट को सरकार उसका नोटिफिकेशन इशू करे। और तीसरी चीज ये है कि उसके तहत रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो अगर तीनों ये चीजें हो जाती हैं तभी कोई कानून जो है वो फंक्शनल होता है।
तो सर क्या तुरंत में कुछ ऐसा नहीं हो सकता है या ऑप्शनल ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस कानून को रोका जा सके क्योंकि ये पास हो चुका है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पास्ट में भी हमारे पास इस तरह के उदाहरण हैं, जहाँ पर कानून बना, प्रेज़िडेंट का अप्रूवल भी मिल गया, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए। तो जब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते हैं, वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि एक लॉ पास हुआ था 1988 में, बेनामी ट्रांज़ैक्शन एक्ट। आज बेनामी ट्रांज़ैक्शन एक्ट जो था, वो बेनामी प्रॉपर्टीज थी, उसको सीज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए और ये एक्ट बहुत दिनों तक जो है पेंडिंग पड़ा रहा। 2016 में इस एक्ट को रिपील किया गया, यानी बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 को रिपील किया गया और 2016 में नया लॉ बनाया गया। तो आप देखिए कि जो लॉ 1988 में बना था, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ना बनने की वजह से ऐसा का ऐसा पड़ा रहा। तो इस जो ये कृषि कानून है, इसमें भी एक चीज हो सकती है। हालांकि मेरी जानकारी के हिसाब से अक्टूबर 2020 में सरकार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कृषि जो लॉ पास हुआ है उसके मुतालिक बना चुकी है। लेकिन अगर सरकार को रूल मेकिंग पावर है, तो रूल को सप्रेस करने की भी पावर सरकार के पास है। तो यदि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो कोई लॉ को बहुत दिनों तक पेंडिंग रखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 का। और कई बार ऐसा होता है कि चूंकि लॉ के अंदर ये लिख दिया जाता है कि ये लॉ उस दिन से लागू होगा जिस दिन से सरकार इसको ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करेगी। तो कई बार ये होता है कि सरकार इस लॉ को बहुत दिन तक पेंडिंग रखती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट था या दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट था। ये नरसिम्हा राव जी की सरकार 1995 में जो थी, 1995 में ये लॉज बना दिए गए थे, लेकिन ये लॉज काफी दिन तक ऐसे ही पड़े रहे, इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इनको लागू नहीं किया गया। और 2010 में जाके नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट बनता है और जो पहले का जो लॉ था नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट, उसको खत्म किया जाता है 2010 में एक ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट बना के। इसी तरह से आप देखिए, जो मैंने दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की बात की जो 1995 में बनाया गया था, इसको भी काफी दिन तक पेंडिंग रखा गया। और ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट को रिपील करने का जो लॉ है, वो 2013 से अभी तक राज्यसभा में पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है। तो सरकार चाहे तो समाधान निकल सकते हैं, उन लॉज के रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बनाएं, तब ये लॉज बहुत दिन तक पेंडिंग रह सकते हैं। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल एक्ट का एग्जांपल दिया, या दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का एग्जांपल दिया, या मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 19 एग्जांपल दिया, जहां सरकारों की मंशा नहीं थी। तो वो लॉज कानून में पास संसद से पास होने के बाद भी, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद भी, वो बहुत सारे लॉज जो है इसी तरह से बहुत दिन तक उनको लागू नहीं किया है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हमारे संविधान में, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 111 कहता है कि कोई भी बिल अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है संसद के, तो वो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन हमारे संविधान में एक लूप होल है कि ये पीरियड निर्धारित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति जी अपना अप्रूवल कब देंगे। तो अक्सर ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जी अपना अप्रूवल बहुत जल्दी दे देते हैं। जैसे इन 3 कृषि जो कानून है जो पास किए संसद ने, 1 हफ्ते के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी ने अप्रूवल दे दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि राष्ट्रपति जी को लगता है कि ये बिल सही नहीं है, तो वो अप्रूवल नहीं देते हैं और उसको पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। तो पार्लियामेंट को वो बिल दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ता है, दोबारा से पास करना पड़ता है। जो रिकमेंडेशंस या जो अमेंडमेंट्स प्रेसिडेंट ने सुझाव दिए थे, उनको कंसिडर करना पड़ता है, या अगर नहीं भी करेंगे और उसी शक्ल में दोबारा से वो बिल पास कर दिया और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो फिर प्रेसिडेंट को उसको साइन करना पड़ता है। तो एक शक्ति प्रेसिडेंट की ये है आर्टिकल 111 में, कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ उस बिल में उस कानून में कुछ आपत्तियां हैं, तो दोबारा से वो उस कानून को पार्लियामेंट को भेज सकते हैं और रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो उन सुझावों को कंसिडर करें या ना करें। दोबारा से अगर उसी शक्ल में पार्लियामेंट उस कानून को दोबारा से पास करके भेज देगी, तो प्रेसिडेंट को फिर ये ताकत नहीं है कि वो उस बिल को अप्रूव ना करें या उस बिल में एसेंट या कंसेंट ना दें। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि टाइम नहीं दिया है आर्टिकल 111 में कि कितने दिन में आपको कंसेंट देना है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो 1986 में एक लॉ लाया जा रहा था सरकार के द्वारा,
जिसमें जो प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस की जो प्राइवेसी होती है उसको वॉयलेट करने का वो लॉ था। तो जब ज्ञानी जैल सिंह जी के 7 महीने बचे थे उनके टेन्योर में, तब उनको ये बिल भेजा गया, लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर के आखिर तक इस बिल पर अपना अप्रूवल या एक्सेंट नहीं दिया था। तो इससे ये पता लगता है कि प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो होता है, चूंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 11 में कुछ गुंजाइश है जहां पर प्रेसिडेंट इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके किसी कानून को डिले कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इन 3 कृषि कानूनों का सवाल है, अब यहां तो प्रेसिडेंट अपना वीटो जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अप्रूवल या कंसेंट ऑलरेडी इन 3 कृषि कानूनों को दे चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर सरकार चाहे तो इस सत्र के अंदर या इस सत्र के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए भी इन कानूनों को रिपील कर सकती है, या अगर वो चाहे तो इन कानूनों को बहुत दिन तक वो पेंडिंग भी रख सकती है। सर, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है, तो क्या हल है सुप्रीम कोर्ट के पास इस बिल को लेकर, या फिर क्या वैधता रह जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद इस बिल की? देखिए, हमारा जो संविधान है उसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उनको हमारा संविधान मुख्तलिफ अधिकार देता है, और हमारी जुडिशरी को भी एक अधिकार है जिसको हम पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये आर्टिकल 13 से पावर ड्राइव होती है, ये आर्टिकल 32 से पावर ड्राइव होती है। हाई कोर्ट को ये पावर जो है वो आर्टिकल 226 से मिलती है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर में ये होता है कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून पास करते हैं तो हमारी जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है, उसको ये देख सकती है कि ये हमारे संविधान के हिसाब से है या नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। जब भी कोई लॉ पास होता है तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है कि किसी भी लॉ को हम संवैधानिक मानते हैं, लेकिन यदि किसी को आपत्ति है, किसी व्यक्ति को आपत्ति है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपत्ति है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस लॉ की संवैधानिकता को चैलेंज करते हुए जा सकते हैं। कुछ लोग आर्टिकल 32 का सहारा लेते हैं, कुछ लोग आर्टिकल 226 का हाई कोर्ट के लिए सहारा लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रिलिमिनरी हियरिंग चल रही है, शुरुआती दौर में हियरिंग चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने उन शुरुआती दौर में ये फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाना चाहता है। देखिए, 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, लेकिन 11 तारीख को ही किसानों ने मना कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कमेटी क्यों बनाई, और एक सवाल ये भी उठता है क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं या जो पॉलिसी मैटर्स हैं, पॉलिसी मैटर में इसलिए कह रहा हूं कि किसी कानून को वापस लेना है सरकार को या नहीं लेना है, ये पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर्स में हमारे कोर्ट ज्यादातर इंटरफेयर नहीं करते हैं जब तक कि वो पॉलिसी बहुत ज्यादा मेलाफिडे इंटेंशन से ना बनाई गई हो। तो पॉलिसी मैटर्स में या पॉलिटिकल मैटर्स में ये किसानों और सरकारों के बीच का मसला है। सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मीडिएशन या मध्यस्थता करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है उससे बाहर जाने की कोशिश की है। मान के चलें कि ये सुप्रीम कोर्ट की कोशिश जो कमेटी बनाने की थी वो मध्यस्थता की कोशिश थी, तो मध्यस्थता का सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि जो मध्यस्थता में जो मीडिएटर्स अपॉइंट किए जाएं वो न्यूट्रल होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर में 4 जो लोग अपॉइंट किए थे इस कमेटी में, उनका तो पूरी दुनिया जानती है कि वो किसान कानूनों के पक्ष में बोल चुके हैं और लिख चुके हैं, तो वो न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट मीडिएटर्स नहीं है। दूसरा, किसानों के पक्ष की तरफ से कोई भी मीडिएटर नहीं है। तो जो मीडिएशन का पहला ही प्रिंसिपल है वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो बनाई है उसके फैसले से कहीं ना कहीं वॉयलेट होता है। दूसरा, मान के चलें कि चलो इसका मकसद मीडिएशन नहीं है, इस कमेटी का मकसद फैक्ट फाइंडिंग है, और ये कमेटी फैक्ट फाइंड करके सुप्रीम कोर्ट को देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। तो मेरी समझ से कि इसमें फैक्ट फाइंडिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि यह कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ये जो कमेटी में लोग हैं इनको कोई लीगल नॉलेज हो सकती है, लेकिन ये जो फैक्ट इकट्ठा करके देंगे सुप्रीम कोर्ट को, वो फैक्ट तो सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट के जरिए पार्टी से भी मांग सकता है। एक और चीज जो इसमें आपत्ति की है वो ये है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन्हीं लॉज को सिर्फ इस बिना पर स्टे कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा, ये मंशा अच्छी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि वो एक हमवार माहौल, यानी कि एक एमिकेबल
माहौल या एक दोस्ताना माहौल किसानों के बीच में और सरकार के बीच में वो बनाना चाहते हैं और इसलिए इस कानून को वो स्टे कर रहे हैं। मेरी समझ से संविधान में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। संविधान में सिर्फ दो ही व्यवस्था है, एक कि पार्लियामेंट को ताकत नहीं है कानून बनाने का, और दूसरा कि ये कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं दो चीजों पर किसी कानून को या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है या फौरी तौर पर या वक्ती तौर पर या टेम्पररी तौर पर उसको स्टे कर सकता है। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड इजाद किया है कि हम दोस्ताना माहौल या हमवार माहौल बनाने के लिए इन लॉज को स्टे कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मेरिट पे नहीं सुना है, अभी सुप्रीम कोर्ट को इस केस को मेरिट पे सुनना है। उसके बाद मैं समझता हूं कि ये केस 5 जजों की जो खंडपीठ है या जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं उसके पास जाएगा, क्योंकि 5 जजेस के बेंच को ही ये फैसला करने का अधिकार है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस खड़े होते हैं तो कम से कम 5 जजों की बेंच बनती है और वो 5 जजों की बेंच ये फैसला करती है कि ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है। अभी ये मसला 3 जजों की बेंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। मुझे लगता है कि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मसले को 5 जजेस को भेजना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जल्दी से दोनों पार्टीज को सुनकर, किसानों का पक्ष सुनकर और जो सरकार है उसका पक्ष सुनकर, इस बारे में जल्दी ही संवैधानिक वैधता के बारे में सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे देना चाहिए। कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसका मैं समझता हूं कि बहुत कुछ फायदा नहीं निकलना है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को लाया गया और पूरा भारत अभी किसान आंदोलन के साथ खड़ा है, तो क्या ऑर्डिनेंस के जरिए इसको वापस नहीं लिया जा सकता? देखिए, आर्टिकल 123 ये कहता है कि जब पार्लियामेंट रिसेस में हो, यानी जब पार्लियामेंट नहीं लगा हो, तब प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है, यानी कि सरकार प्रेसिडेंट के माध्यम से ऑर्डिनेंस ला सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि बहुत इमर्जिंग सिचुएशन हो, इमरजेंसी ऐसी आ गई हो कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और सरकार को कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है जहां कानून बनाना ज़रूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में कानून लाया जा सकता है। जो ये तीनों कृषि कानून हैं इनको जून में ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया था, फिर सितंबर में इसको संसद से पास करा दिया गया, क्योंकि ऑर्डिनेंस के बारे में एक चीज़ ये है कि कोई भी ऑर्डिनेंस जब पारित होता है और आगे संसद सत्र लग जाता है तो संसद सत्र लगने के 6 हफ्ते के अंदर उसको संसद से पास कराना पड़ता है। तो किसी भी ऑर्डिनेंस की जो जिंदगी होती है वो तब तक होती है जब तक कि संसद सत्र नहीं लगता है, और संसद सत्र लगने के 6 हफ्ते के अंदर वो वैलिड रहता है, उसके बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो 6 हफ्ते के अंदर संसद लगने के बाद इसको पारित कराना पड़ता है। सरकार ने सितंबर में संसद लगाया और इसको पारित करा लिया, तो अब ये कानून बन गया है, यानी कि ऑर्डिनेंस की भी वही वैधता होगी, वही इफेक्ट होगा जो एक आम कानून का होता है जिसे संसद से पास कराया जाता है। तो जैसा आपने कहा कि इन कानूनों को संसद से ऑर्डिनेंस के जरिए पास कराया गया पहले और उसके बाद इसे संसद से भी पास करा लिया गया। अब मैंने जैसा आपको बताया कि चूंकि बजट सत्र चल रहा है तो सत्र के दौरान ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता आर्टिकल 123 के हिसाब से। तो अभी सरकार के पास ऑप्शन ये है कि वो एक दूसरा बिल लाकर इन जो कानून है इनको वापस ले सकती है। लेकिन अगर संसद का ये मौजूदा सत्र जिसे बजट सत्र कह रहे हैं ये अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के माध्यम से सरकार एक ऑर्डिनेंस ला सकती है और उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी इन तीनों कानूनों को रिपील या खत्म किया जा सकता है।